गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर पर स्वागत है। डेली सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया। तो विश्व संस्कृत दिवस की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विश्व संस्कृत दिवस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो विश्व संस्कृत दिवस को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, और ये हर ईयर एक फिक्स डेट को नहीं आता है। हम लोग जो विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं वो हम लोगों का श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको मनाया जाता है। और हम लोग जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों का हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं हम लोगों के, वो बदलते रहते हैं हर साल, वो फिक्स नहीं होती है डेट उनकी। तो इसलिए हम लोगों का, हम जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं वो भी हमारी चेंज होती रहती है हर साल, जितने भी इवेंट्स की डेट हैं। तो ये इस बार हमारी जो श्रावण महीने की पूर्णिमा थी वो 3 अगस्त को बनी थी, इसलिए 3 अगस्त को मनाया गया था। जो संस्कृत हमारी जो भाषा है उसको विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में माना जाता है। 1786 में इंग्लिश जो फिलोलॉजिस्ट हैं विलियम जोन्स, उन्होंने अपनी पुस्तक द संस्कृत भाषा में लिखा था कि ग्रीक और लैटिन भी संस्कृत से ही संबंधित थी, और गोथिक, केल्टिक और फारसी भाषाएं भी शायद संस्कृत से ही संबंधित हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमारा संस्कृत का है वो बहुत ही कम हो गया है, यूज है जो इसका इस्तेमाल है बहुत ही कम हो गया है। आपने भी देखा होगा कि आजकल हमारे आसपास की कोई भी, हम लोग संस्कृत में बात नहीं करते, भिन्न भिन्न भाषाओं के अंदर बात करते हैं, जो कि हमारी संस्कृत से ही डेवलप हुई है। बट संस्कृत का भी स्कोप बहुत ही कम कर दिया गया है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि आज भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक गांव है मतूर, उसके अंदर आज भी बड़ों से लेकर बच्चों तक कोई भी हो, और जितने भी गलियों में जो हमारे सामान बेचने वाले होते हैं, यानी कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं, सबके सब कंप्लीटली 100% संस्कृत के अंदर ही बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा का ही यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ संस्कृत की रिलेटेड न्यूज़पेपर की, तो दुनिया में एकमात्र जो हमारा संस्कृत न्यूज़पेपर है उसका नाम है सुधर्मा, जो कि 1970 से कर्नाटक के मैसूर से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है। यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की अगर मैं नए डायरेक्टर जनरल की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे श्री जयदीप भटनागर। अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो की थोड़ी अगर बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स के ही ऊपर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो रीजनल आसपास के जितने भी कंट्री, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके अंदर भी हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो, जो हमारे आकाशवाणी बोलते हैं हम लोग उसको, उसके केंद्र हैं। मोटो है जो इसका वो हमारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हेडक्वार्टर है जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। ओनर है इसकी जो, वो हमारी प्रसार भारती है। जो हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी वो 23 जुलाई 1927 को हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आधिकारिक तौर पर 1956 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक भाग है हम लोगों का। इसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी। प्रसार भारती हम लोगों को पता ही होगा कि जो हम लोगों का वो टेलीविज़न के लिए काम करता है। जैसे आप लोगों ने टीवी चैनल देखे होंगे, डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, ये सब हम लोगों के प्रसार भारती की ही
कंट्रोल करता है। आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी पहली बार 1936 में एम.वी. गोपाला स्वामी द्वारा रेडियो के संदर्भ में किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने निवास स्थान विट्ठल विहार, जो कि आकाशवाणी का जो हमारा वर्तमान मैसूर रेडियो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास ही था, में भारत का पहला निजी रेडियो स्टेशन स्थापित किया था। आकाशवाणी को बाद में 1957 में ऑल इंडिया रेडियो के ऑन एयर नाम के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये हमारा लॉन्च किया गया है यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों याद ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो चाहता तो ऑप्शन दादर एंड नागर हवेली की जगह यूटी ऑफ दमन एंड दीव, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव भी दे सकता था, क्योंकि आपको पता होगा कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 2020 को हमारा इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमारी पुर्तगालीज जो थे उनके अधीन रही थी, जिन्हें कि 1961 के अंदर मुक्त करा लिया गया था। 61 से 1987 तक दमन और दीव था जो हमारा गोवा का पार्ट था, जो गोवा भी हमारा उस समय एक यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसका हिस्सा था। और दमन और दीव इन 1987 when गोवा स्टेट गोट स्टेटहुड दमन एंड दीव वाज सेपरेट यूटी। जी हाँ, जब 1987 के अंदर गोवा को हमारा जो राज्य बनाया गया था तो दमन एंड दीव को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और दादर और नागर हवेली थी जो उसको हम लोगों ने जो 1783 के अंदर पुर्तगीज ने अपने अधीन में ले लिया गया था, जिसको 2 अगस्त 1954 के अंदर पुर्तगालीज से मुक्त करा लिया गया था। 54 से लेकर 61 तक जो हम लोगों की ये यूटी थी, इसको दादर एंड नागर हवेली की फ्री जो पंचायत थी हम लोगों की विस्टा पंचायत, उसके अधीन ही कंट्रोल किया जाता था। 1961 के अंदर इसको हम लोगों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो अगला क्वेश्चन हमारा, ईविन का पूरा नाम क्या है? तो ईविन का अगर मैं बात करूं तो पूरा नाम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो है हम लोगों का डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये जो हम लोगों की सेवा है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ये देश भर के अंदर टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसके कारण जो हम लोगों की इंडिया के अंदर जितने भी बाकी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके लिए वैक्सीन्स वगैरह यूज की जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर सभी लोगों तक सही सप्लाई हो उसके लिए इसने बहुत ही मदद की है। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हम लोगों की इसका उद्देश्य क्या है, मेन जो इसका मोटिव है वो है कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक फ्लो और स्टोरेज टेम्परेचर पर वास्तविक समय की जानकारी देना है कि दोस्तों किस वैक्सीन का कहाँ पर कितना स्टॉक है, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, उसके भंडारण के लिए कितना वहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर है। ये सब हमारी ईविन एप्लीकेशन करती है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ भारत मिशन केंद्रीय मंत्रालय के तहत किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत चलाया गया है?
तो हमारा जो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन है, जो कि हमारा गांधी जी की जयंती के ऊपर शुरू किया गया था, तो उसके बारे में पूछा गया कि वो किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, जो हमारा रूरल एरिया के लिए था। तो ये जो हम लोगों का चलाया गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करूँ तो दोस्तों, जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन था, वो दो कैटेगरीज के अंदर चलाया गया था। पहला अर्बन एरियाज़ के लिए, दूसरा रूरल एरियाज़ के लिए। रूरल एरियाज़ के लिए जो हमारी अथॉरिटी थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और जो अर्बन एरियाज़ के लिए थी वो हमारी थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अगर वो अर्बन के लिए पूछता तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाता। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, इसके अंदर हम लोगों ने पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों, पूरे कंट्री ने, और बहुत ही ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त करने में काफ़ी योगदान दिया है। इस मिशन को 2014 में शुरू किया गया था, जिसके बाद से अब तक अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय, इंडिविजुअल टॉयलेट्स का निर्माण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया था। अब बात करूँ तो इसके थ्रू जब सभी जितने भी हमारे ग्रामीण हैं क्षेत्र हैं, उन सभी को जब ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया था, तो अब क्या किया है कि अब उसका सेकंड फेज चालू कर दिया गया है, ताकि इसको और अच्छे से बढ़ावा दिया जाए। अब सेकंड फेज़ के अंदर क्या है, सेकंड फेज़ के अंदर जो हम लोगों का सॉलिड और लिक्विड जो अपशिष्ट है, उसका प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जो हम लोगों का जितना भी जो वेस्टेज होता है, वेस्ट होता है, कचरा कूड़ा वगैरह होता है, उसके प्रबंधन के लिए भी अब गवर्नमेंट काम करेगी। आपने देखा होगा कि सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो होगी वो घर घर जा करके जो हमारा वेस्ट है, कचरा होता है, उसको इकट्ठा करती है डेली के डेली। तो अब यही गांव में भी शुरू करने की गवर्नमेंट की योजना है। ये जो चरण हम लोगों का सेकंड जो फेस हम लोगों का अब ई वेस्ट कलेक्शन का, ये हम लोगों का 2024 से लेकर 2025 तक जारी रहेगा। देश में अब तक कुल 4,324 से अधिक जो हम लोगों के सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनको ODF घोषित कर दिया गया, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो हमारे शहरों के अंदर बनाए गए, और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय भी बना दिए गए हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में 96% वार्डों में 100% डोर टू डोर कलेक्शन है, यानी कि 96%, लगभग एक सोच सकते हैं आप कितना बड़ा प्रतिशत है। 96% जो हमारे वार्ड हैं सभी सिटीज़ के, उनके अंदर हम लोग वेस्ट का जो कूड़ा होता है उसकी डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, और जबकि उत्पन्न कचरे का कुल 66% संसाधित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रक्षा उत्पाद और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 ने एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं में 35,000 करोड़ रुपए को निर्यात का प्राप्त करने के लिए किस वर्ष को चिन्हित किया है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो नई डिफेंस नीति है उसके तहत जो ये हम लोगों का लक्ष्य रखा है, इसको प्राप्त करने का हमारा जो वर्ष है वो है हमारा 2025, यानी कि 2025 तक हम इसे अचीव कर लेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि थोड़ा है नई जो रक्षा नीति है इसके अंदर क्या कुछ नया बदलाव किए गए हैं। अगर मैं बात करूं रक्षा निर्माण में, ये जो हमारा है इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सभी जनता को देश की जनता को संबोधित किया था, तो कहा था कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग होंगे,
अग्रसर होंगे, ताकि हम लोगों को बाकी कंट्रीज़ पर, जैसे कि चाइना के ऊपर हमारी काफ़ी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या है कि हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो अपने ही कंट्रीज़ में बनाए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। तो अब इसके लिए तो दोस्तों, अब आत्मनिर्भर होने के लिए तो हम लोगों को प्रोडक्शन खुद करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हम लोग बहुत ही कम प्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों का मोस्टली हम लोग बाहर से इंपोर्ट कराते हैं सारा का सारा। तो अभी हम लोग इस सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग खुद के लिए भी नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें और उसे बाहरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम लोगों का ट्रेड बढ़ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो गोल्स की, तो जो हमारे गोल्स के हैं, जो मेन गोल्स क्या हैं, इसके उद्देश्य हैं जो वो हैं कि भी 1,75,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करने का, यानी कि 1,75,000 करोड़ का हम लोग डिफेंस के अंदर जो व्यापार है हम लोग वो कर रहे होंगे 2025 तक, और 35,000 करोड़ रुपए का जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 2025 तक। हमारा एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक डायनामिक, रोबस्ट और कम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री, जो कि एरोस्पेस और नेवल शिपमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोगों का प्रोडक्शन करने का प्लान है। डिफेंस इंपोर्ट्स को घटाना है हम लोगों का, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक्सपोर्ट का हमारा बढ़ावा देना है। R&D के अंदर भी हम लोग काफ़ी, रिसर्च के अंदर भी इसके अंदर फोकस किया जाएगा, ताकि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स के साथ हमारे प्रोडक्ट्स को compete कर सकें। जो हमारी ये जो पॉलिसी है 2020 की, जो नई डिफेंस पॉलिसी है, उसके स्ट्रेटजिक जो एरियाज है, फोकस एरियाज, वो क्या है? प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म्स, इंडिजनाइजेशन स्पोर्ट्स ऑफ MSMEs एंड स्टार्टअप्स। जो MSMEs और स्टार्टअप्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट करना, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इससे। अगर हमारे कंट्री के अंदर हम लोगों प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारे रिसोर्स हैं उनका बेटर वे में, बेटर तरीके से एलोकेशन करना, उनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको भी बढ़ावा देना, ताकि जो भी कंपनीज है उनको इजीली लाइसेंस मिल सके और वो प्रोडक्शन के अंदर काम कर सके। R&D को बढ़ावा देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है हम लोगों को, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। ये सब हमारे इसके मेन फोकस एरियाज हैं, जहाँ पर इसके अंदर फोकस किया जाएगा पॉलिसी के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन, उसकी अगर मैं बात करूँ तो शहरी आवास मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो जो हमारे शहरी और आवास मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर हैं जो, वो हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। अब इस क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों आया है? तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि जो हरदीप सिंह पुरी जी हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड अर्बन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने CREDAI आवास ऐप और NAREDCO ऑनलाइन पोर्टल, जो कि housingforall.com है, वो 31 जुलाई को लॉन्च किया था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या दोस्तों। जो CREDAI हमारी, वो है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी हम लोगों के बायर्स होते हैं, वो 220 जो हमारे सिटीज़ हैं पूरे कंट्रीज़ के अंदर, उनको चिन्हित किया गया है, मार्क किया गया है, और जितनी भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, उसके थ्रू जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हम लोगों के, जो कि CREDAI जो डेवलपर्स हैं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारा नरेडको है, NARD
NAREDCO, वो क्या हमारा उसकी फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका जो पोर्टल है housingforall.com, इसके अंदर क्या होगा कि जो बायर हैं वो हम लोगों के जो जितने भी बिल्डर हैं जो भी हाउसिंग के लिए बना रहे हैं फ्लैट्स वगैरह या फिर जो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो भी बेस्ट प्राइस के ऊपर, गवर्नमेंट प्राइस के ऊपर। अब इसमें क्या होगा कि दोस्तों जब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जब ये एप्लीकेशन है तो इसके अंदर जो डेवलपर होंगे वो वही एक्चुअल प्राइस ही डालेंगे और किसी आप लोगों से कोई भी अलग प्राइस या बढ़ा हुआ प्राइस नहीं ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। डायरेक्ट आप गवर्नमेंट की साइट पर जाकर किसी भी फ्लैट के इंफॉर्मेशन बारे में ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके डिज़ाइन और तक डिज़ाइन फ्लोर टेस्ट वगैरह हैं, जितने भी फ्लोर प्लान्स हैं, कहाँ पर क्या होगा कैसा क्या होगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वुमेन्स वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैम्पियनशिप 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो हम लोगों की जो 2020 की जो वुमेन्स की वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप है वो दोस्तों कौन से देश के अंदर आयोजित की जा रही है, पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ तो 2020 की जो वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप है वो हम लोगों की आयोजित की जा रही है मलेशिया के अंदर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली अभी जो इंडिया है उसने इस चैम्पियनशिप से क्विट कर लिया है जो, और इसने क्विट करने का जो रीज़न दिया था वो दिया था कि भी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अभी कंपटीशन के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस के कारण उन्होंने विड्रॉ कर लिया है इससे। मलेशिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये मलेशिया की जो कैपिटल है वो हमारी कुआलालंपुर, और वहीं पर कुआलालंपुर जो है वहीं पर ये आयोजित करवाई जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।